हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है यूपीपीएससी आरओ 2023 की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ होने वाली है और इसके पहले जो है हम लोग काफ़ी सीरीज़ कर चुके हैं इसकी। ये जो है 11वां पार्ट है, 11वें नंबर की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो है किसी जीव के चारों ओर की भौतिक दशाओं को, किसी जीव के चारों ओर की दशाओं, जैविक दशाओं को, जीवों की परस्पर अंतःक्रियाओं को, उपयुक्त सभी को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें जो है उपयुक्त सभी को शामिल किया जाता है पर्यावरण के अंतर्गत। मूल रूप में पर्यावरण के कितने प्रकार के संगठक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पर्यावरण जो है एक अविभाज्य समष्टि होती है जिसकी रचना जो है जैविक तथा अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। मूल रूप में पर्यावरण के 3 प्रकार के संगठक होते हैं। तो जैविक संगठक, अजैविक को ही भौतिक संगठक बोलते हैं, और एक होता है ऊर्जा संगठक, ठीक है। तो 3 प्रकार के संगठक होते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा धारणीय विकास कहा जाता है, ठीक है। तो जो धारणीय विकास है किसको कहते हैं? तो विकास की वह अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है, उसे ही धारणीय विकास कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व है। तो सतत विकास के लिए जो आवश्यक तत्व है ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ये सारे जो है सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का जो है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि चर्चित आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1987। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED ने 1987 में चर्चित आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट जारी किया था, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में सतत विकास को परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक संगठकों को मिलाने पर क्या बनता है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा बायोम बनता है, ठीक है। तो बायोम बनता है और समस्त जो है वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी को बायोम या फिर इसे ही जीवोम कहा जाता है। जीवोम, बायोम या फिर जीवोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा जल चक्रण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों होते हैं, स्वपोषी एवं परपोषी। तो जो पर्यावरण में जीव पाए जाते हैं वो स्वपोषी एवं परपोषी दोनों होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सूक्ष्म जीवों को वियोजक या फिर डिकम्पोजर बोलते हैं, इन्हें डिकम्पोजर भी कहा जाता है। दूसरा है, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक इत्यादि शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों सही हैं, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अब 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो ये हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है वो जीवधारियों की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जबकि इन्हीं हरे पौधों पर अन्य जीवों का भोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आधारित होता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बायोम में पौधे एवं जंतु दोनों शामिल किए जाते हैं। दूसरा है बायोम में जंतुओं का प्रभुत्व अधिक होता है। तो इसमें कह रहा है कि सही कथन बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। केवल जो एक है ये सही है, दूसरा जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी में पौधों का जीवभार यानी कि बायोमास जंतुओं की तुलना में अधिक होता है, इसलिए बायोम में इनका प्रभुत्व भी अधिक होगा। तो यहाँ पे जंतुओं नहीं, यहाँ पे पौधों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 12 नंबर का। इसमें कह रहा है कि बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बायोम में जीव तथा वनस्पति सामंजस्यपूर्ण अवस्था में रहते हैं। दूसरा है इसमें जीवों और वनस्पतियों के बीच अंतर संबंध विद्यमान होता है। तीसरा है दो बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र उपस्थित होता है। तो सही कथन बताना है कि कौन सा है इसमें से। तो तीनों जो है सही हैं, बायोम के बारे में तीनों जो है बिल्कुल सही हैं। तो आप जो है बायोम के बारे में अच्छे से यहाँ से देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर का। मरुस्थलीय बायोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है कि इनका विस्तार दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। दूसरा है यहाँ तापांतर अत्यंत अधिक पाया जाता है। तीसरा है यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। चौथा है यहाँ पौधों और घटकों का अभाव पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इनका विस्तार दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मरुस्थलीय बायोम का जो विस्तार है ये दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांशों में प्रायः महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है, और इन क्षेत्रों में दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यंत ठंडी होती हैं, अर्थात यहाँ का तापांतर अत्यंत उच्च होता है। ठीक है, बाकी जो बातें दी गई हैं मरुस्थलीय बायोम के बारे में वो बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वॉल्यूम सबसे अधिक जैव विविधता वाला बायोम है? तो इसका जो आंसर है ये यहाँ पे हो जाएगा 14 नंबर का जो आंसर है, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम जो है ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला बायोम है। इसका विस्तार भी देख लेते हैं। तो इसका विस्तार विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री जो है वो साउथ होता है। साउथ दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यह अत्यधिक वर्षा एवं उच्च तापमान वाला क्षेत्र है। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, इकोटोन कहते हैं। इकोटोन में दोनों ही पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताएं जो है कुछ कुछ मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 16 नंबर का। इसमें है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन, आर्थिक दक्षता, उपयुक्त में से किसे सतत विकास के संदर्भ में 3E में शामिल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस और आर्थिक दक्षता यानी कि इकोनॉमिकल एफिशिएंसी, इन तीनों को सम्मिलित रूप से 3E कहा जाता है। ठीक है, सतत विकास और इससे संबंधित जो निवारक उपाय हैं इन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास हेतु किया जाने वाला उपाय नहीं है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा रेत खनन। रेत खनन जो है ये सतत विकास हेतु किया जाने वाला उपाय नहीं है भारत में। ठीक है, तो भारत जो है एक जो है विकासशील देश है जहाँ सतत विकास हेतु सघन प्रयास चल रहे हैं। इन प्रयासों में निम्नलिखित बातें शामिल है, जैसे कि सामाजिक वानिकी हो गया, शस्य क्रम हो गया और शुष्क कृषि विकास हो गया, और इसके साथ साथ वृक्षारोपण, वाटरशेड प्रबंधन, ये सारे जो हैं वो भारत में सतत विकास के लिए किए जाने वाले उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कितने विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 17 विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 जो है
2030 तक का समय निर्धारित किया गया है, इसलिए इसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के पर्यावरण के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है भूमि उपयोग में परिवर्तन, वायु प्रदूषण, ओजोन क्षरण। तो उपयुक्त में कौन से मानव के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों जो है वो मानव के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का जो है उसको देखते हैं। जल स्थल तथा वायु एवं इनके उप संघटक कहे जाते हैं। तो ये जो कहे जाते हैं इसका आंसर हो जाएगा अजैविक संघटक। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, अजैविक संघटक कहे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपोषण की प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित होती है? तो ये हो जाएगा जल निकायों में पोषक पदार्थों में वृद्धि से संबंधित होती है। जल निकायों में पोषक पदार्थों में वृद्धि से संबंधित होती है सुपोषण की प्रक्रिया। आगे देखते हैं अब 22 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है? तो यहाँ पे नहीं ये बताना है कि कौन सा जो है सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। शैवालों की संख्या में वृद्धि, प्रजाति विविधता में वृद्धि, जल प्रदूषण, मछलियों की मृत्यु। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा प्रजाति की विविधता में वृद्धि। ये जो है सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है। ठीक है, बाकी शैवालों की संख्या में वृद्धि, जल प्रदूषण, मछलियों की मृत्यु, ये सारे जो है सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव हैं। ठीक है, जो सुपोषण है इसके कारण जलीय निकाय में ऑक्सीजन आपूर्ति कम हो जाती है, जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है और इस प्रकार जलीय प्रजाति विविधता में कमी आती है, न कि वृद्धि होती है। शैवालों की संख्या में वृद्धि, जल प्रदूषण और मछलियों की मृत्यु सुपोषण के स्पष्ट प्रभाव हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। प्रवालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है। पहला है कि इन्हें समुद्री पायतंत्र में की स्टोन प्रजाति माना जाता है। दूसरा है प्रवाल जूजेंथेले नामक शैवालों के साथ सहोपकारिता करते हैं। तीसरा है प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है कथन सही है। ठीक है, तो इसमें जो है तीनों बिल्कुल सही कथन है। जो इसमें प्रवाल के बारे में दिया गया है वो तीनों जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। मरुस्थलीय पारितंत्र के जीवों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है कि ये प्रायः रात्रिचर होते हैं, ये लंबी टांगों वाले होते हैं, ये बहुत धीमा वाले होते हैं, ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें सत्य नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बहुत धीमा वाले होते हैं, ये सत्य नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं ये बिल्कुल सत्य हैं। तो जो मरुस्थलीय पायतंत्र के जीव होते हैं ये दिन में सूर्य की रोशनी से बचने के लिए प्रायः रात में अधिक सक्रिय रहते हैं और ये लंबी टांगों वाले और तेज़ दौड़ने वाले होते हैं। अपने शरीर में जल का संचयन करने हेतु ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। तो ये बहुत धीमा वाले नहीं होते हैं, धीमे नहीं चलते हैं, ये तेज़ दौड़ने वाले होते हैं। इस वजह से जो सी है ये गलत हो जाएगा। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर किसी पारिस्थितिकी तंत्र की तो इसमें उत्पादकता में कमी आती है और जैव विविधता में कमी आती है। दोनों जो है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 25 का सी हो जाएगा। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियात्मक समूहों के तत्व हैं। तो कौन सा इसमें क्रियात्मक समूह के तत्व है ये बताना है। तो उपयुक्त सभी हैं, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो उत्पादक प्रोड्यूसर हो जाएगा, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। तो उत्पादक में जो है क्या क्या आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो हरे पौधे, शैवाल, संश्लेषक, जीवाणु, ये सब जो है उत्पादक हो जाएंगे। और उपभोक्ता में यानी कि
कंज्यूमर्स में जैसे कि जंतु, प्रोटोजोआ, ये सब आ जाएंगे। और अपघटक में जो है यानी कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं जैसे कि कवक, जीवाणु, ये सब जो है डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियात्मक समूहों के तत्व हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि विषाणु जो है कभी भी अपघटक नहीं होते हैं। इसमें जो विषाणु हैं ये कभी अपघटक नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवित जीवों का समूह है। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य पौधों के समूह, जीव एवं उनके अपशिष्ट पोषक तत्वों व भोजन के प्रवाह तथा किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह से है। एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया था। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है इसमें। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। तो एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया था, ये कई बार पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। इसमें कह रहा है पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पारिस्थितिक पिरामिड हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं। पहला तो हो गया संख्या का पिरामिड, और दूसरा हो गया जैव भार का पिरामिड, और तीसरा हो गया ऊर्जा पिरामिड। तो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, एक चीज़ ये ध्यान रख लेते हैं हम लोग, जो तीसरा वाला है ऊर्जा का पिरामिड, इसमें जो ऊर्जा का पिरामिड है ये प्रत्येक पारिस्थितिकी के लिए हमेशा सीधा होता है। ठीक है, हमेशा सीधा होता है। आगे देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन बताना है हमको कौन सा सही है। पहला है मूल प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो क्रमिक विकास, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, पारिस्थितिकी संतुलन तथा स्थिरता के निर्माण में मुख्य रूप से योगदान देती हैं। दूसरा है फ्लैगशिप प्रजाति, उन पौधों एवं जंतुओं को कहा जाता है जो लोगों के मध्य लोकप्रिय हैं तथा लोगों का ध्यान अपने संरक्षण एवं आवास की सुरक्षा हेतु आकृष्ट करती हैं। तीसरा है सूचक प्रजाति, उन प्रजातियों को कहते हैं जो भू जलवायु एवं पर्यावरणीय परिवर्तन से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि जो इसमें दिए गए हैं मूल प्रजातियों के बारे में ये भी बिल्कुल सही है। फ्लैगशिप प्रजातियां क्या होती हैं ये भी सही है। सूचक प्रजाति क्या होती है उसके बारे में जो दिया गया है बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को बायोटोप की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है जीव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई क्रियात्मक भूमिका को इकोटोन कहते हैं। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा केवल एक सही है। ठीक है, क्योंकि जो पहला है ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बायोटोप की संज्ञा दी जाती है किसे, समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को बायोटोप की संज्ञा दी जाती है। और अगर इसका उदाहरण देखें तो ये मैंग्रोव हो जाएगा। इसका उदाहरण अगर देखें तो मैंग्रोव हो जाएगा, इसलिए पहला सही हो गया। लेकिन जो दूसरा है जीव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई क्रियात्मक भूमिका जो है इसको पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। इसको जो है पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। ठीक है, कर्मता थोड़ा सही चल नहीं रहा है, इस पर पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। और दो जीवों या समष्टि या फिर पारिस्थितिकी तंत्र आदि के मध्य के संक्रमण जो क्षेत्र है उसको इकोटोन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो केवल एक है ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है पारिस्थितिकी में पौधों वार्षिक चक्र को कितने मूल चरणों में विभाजित किया जाता है। यानी कि पारिस्थितिकी में पौधों के वार्षिक चक्र को कितने मूल चरणों में विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 चरणों में। ठीक है, तो इसके चरण कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। वसंत के पूर्व की अवधि, वसंत की अवधि हो गई, ग्रीष्म अवधि, उत्तर ग्रीष्म,
शिथिल अवधि और जो है पतझड़ की अवधि, तो ये 6 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पारिस्थितिकी में पौधों के वार्षिक चक्र को 6 मूल चरणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि समुदाय अनुक्रमण किसी क्षेत्र विशेष में समुदायों का व्यवस्थित प्रगतिशील प्रतिस्थापन है। दूसरा है इसकी परिभाषा क्लीमेंट द्वारा दी गई। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला है अनुकूलतम पर्यावरण स्थिति में जीवों की अधिकतम प्रजनन क्षमता जैविक क्षमता कहलाती है। दूसरा है किसी एक प्रकार की प्रजाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित स्थान में एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया प्रजनन एवं आनुवांशिक सूचना का आदान प्रदान करता है व्यष्टि कहलाता है। तीसरा है कि किसी निश्चित स्थान में रहने वाले समष्टि के आकार को समष्टि घनत्व कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा बी। जो बी वाला है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यष्टि लिखा है ना, ये जो परिभाषा दी गई है ये समष्टि कहलाता है। यहाँ पे हो जाएगा समष्टि कहलाता है ये, ना कि व्यष्टि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय बायोम में आवास की स्थिति के आधार पर जलीय जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 3 भागों में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो एक तो हो गया नेक्टॉन यानी कि तरड़क, प्लवक हो गया जिसे इंग्लिश में प्लैंकटन बोलते हैं, और तीसरा हो गया नितल जीव समूह जिसे बेंथोस बोलते हैं। ठीक है, नितल जीव समूह। तो इसका जो प्रकार है कितने वर्ग हैं, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन को। विश्वतीय वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है गर्म एवं आर्द्र जलवायु, वृक्ष प्रजातियों की विविधता, चौड़ी पत्तियां एवं लंबे पेड़, विविधतापूर्ण जंगली जीवन, अकशेरुकी जीवों एवं कीटों की बहुलता। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 2 3 4 5, जिसमें 5 दिए गए हैं वो विश्वतीय वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम E.O. विल्सन ने किया। दूसरा है हॉटस्पॉट से आशय उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसकी जैव विविधता को मनुष्य की विभिन्न अनैतिक गतिविधियों के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो कौन सा कथन असत्य है, हमको इसमें असत्य बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए। जो केवल एक है ये असत्य है, क्योंकि हॉटस्पॉट शब्द का जो प्रयोग है ये सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने किया था। किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने किया था। मायर्स ने, ठीक है। और जो E.O. विल्सन है, E.O. विल्सन ने जो है इन्होंने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का। इसमें है अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। तो इसका जो आंसर है इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 का। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर जैव विविधता देखें तो सबसे ज़्यादा जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जो वन हैं उनकी होती है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र की होती है। उसके बाद आर्द्र भूमियाँ एवं प्रवाल भित्तियाँ सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध जैव विविधता से है? तो इसमें जो जैव विविधता से संबंधित है ये हो जाएगा कार्टाजेना सम्मेलन। ठीक है, कार्टाजेना सम्मेलन का संबंध जैव विविधता से है, जो क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में। और ये जो है 2003 से 2003 से प्रभावी हुआ था, 2003 से। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? रामसर स्थल और राज्य,
ये एक तरफ रामसर स्थल है और एक तरफ राज्य लिखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। आसन पंजाब, लोकटक झील मणिपुर, त्यो झील लद्दाख, नूर मदमेश्वर महाराष्ट्र। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा आसन पंजाब, क्योंकि जो आसन संरक्षण रिजर्व है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है और ये पंजाब में लिखा है। बाकी जितने जो दिए गए हैं ये सारे जो है बिल्कुल सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का। तो इसमें कह रहा है बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी एवं भूकंप आदि अनेक ऐसे कारक हैं जो किसी जाति की विलुप्ति के लिए उत्तरदायी साबित होते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें कथन कारण कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहला दूसरा कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर का। ठीक है, जीन पुल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ए, हार्लेन एवं डी वेट ने किया था। हार्लेन एवं डी वेट ने किया था। तो चलिए देख लेते हैं कि जीन पुल है क्या। वैसे सभी जीव में पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की एक क्षमता होती है। यह पैतृक गुण जीवों की कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं। पादप और जंतु कोशिका दोनों के परिदृश्य में उक्त आनुवंशिक पदार्थों के कुल योग को जो है जीन पुल कहते हैं। ठीक है, इसी को जीन पुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का। तो इसमें है निम्न में से जैव विविधता के लाभ नहीं है। तो क्या लाभ नहीं है? पहला है पौधे और पशुओं के अनेक उत्पाद, 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होना। ये जो है इसके लाभ नहीं है जैव विविधता के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 43 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 43 नंबर का जैव विविधता का मापन किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से, उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाता है। तो अल्फा विविधता क्या होता है? किसी प्रदत्त क्षेत्र में जातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की अल्फा विविधता को प्रदर्शित करती है, अल्फा विविधता को। बीटा विविधता, बीटा विविधता में प्रजातियों की संख्या का ज्ञान होने के बाद उसकी संरचना की पहचान की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं आप 44 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कि सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ देश है और एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है। तो बोलीविया कार्सगो नेशनल पार्क, और दूसरा है ब्राज़ील शीरा डोमर स्टेट पार्क, ऑस्ट्रेलिया शार्क बे, संयुक्त राज्य अमेरिका काकाडू नेशनल पार्क। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका काकाडू नेशनल पार्क। जो काकाडू नेशनल पार्क है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी जो तीनों दिए गए हैं ये बिल्कुल सुमेलित हैं। जहाँ पे संरक्षित क्षेत्र दिया गया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 5 फरवरी, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 5 फरवरी को नहीं मनाया जाता है बल्कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जो वेटलैंड डे है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो निर्णय है ये रामसर सम्मेलन में लिया गया था। बाकी जो दिए गए हैं पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये सब बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दिल्ली। तो उपयुक्त में सही सुमेलित है बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पे है? तो ये जो है भोपाल में स्थित है, ना कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भोपाल में स्थित है। बाकी जो है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है और भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इस संस्था के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ ध्यान रखना है कि सही नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि UNEP जो है इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। कहाँ पे है? नैरोबी में है, नैरोबी में है। और ये लिखा हुआ है जेनेवा, जो कि गलत है, नैरोबी में है। ठीक है, और इस संस्था के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ना कि गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है, ग्लोबल 500। और जो कथन 1 है, इस संस्था की स्थापना 1972 में की गई थी, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है हमको। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। और एक तरफ संस्था लिखा हुआ है और एक तरफ जो है उसकी स्थापना दिया गया है। तो IPCC 1988, इसका जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल, इसको हिंदी में बोलते हैं। WNO यानी वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व प्रकृति संस्था 2014। IWMI यानी इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान 1985। तो बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित बताना है हमको। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी, यानी कि तीनों जो है बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तीनों जो है इनका जो स्थापना जो टाइम है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, जॉन्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1998। तो इसमें जो है डी जो लिखा हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1992 हो जाएगा। ये 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ग्रीन पांडा पुरस्कार। ग्रीन पांडा पुरस्कार को, जो ग्रीन पांडा पुरस्कार है, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी द्वारा प्रदान किया जाता है। और राइट लिवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। राइट लिवलीहुड जो पुरस्कार है इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ संस्था है और एक तरफ मुख्यालय है उसका, एक तरफ संस्था है और एक तरफ मुख्यालय है। तो रेड क्रॉस जेनेवा और एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क। तो इसमें बताना है कि सही सुमेलित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, तीनों जो है जो संस्था का मुख्यालय दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? पहला है कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, GD बिरला पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला श्रेष्ठ पुरस्कार है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार में 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्रोतों में से अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है बताना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन, बी हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा का कारण सल्फर और नाइट्रोजन के कणों का वर्षा के आर्द्र घटकों के साथ मिश्रित होना है। सल्फर और नाइट्रोजन के कणों का, सल्फर और नाइट्रोजन के कणों का। ठीक है, यह मानव तथा प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण में मौजूद होते हैं। अम्लीय वर्षा के प्राकृतिक कारण हैं ज्वालामुखी, दलदल और
महासागरों के प्लोकों से निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जबकि मानवीय कारणों में जीवाश्म ईंधन से विद्युत का उत्पादन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। तो 54 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। दूसरा है यह एक सांविधिक निकाय नहीं है। तीसरा है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और चौथा है इसका कार्य पारिस्थितिकी अध्ययन एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन करना है। तो हमको यहाँ पे असत्य बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये गलत है, ठीक है। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1916 में हुई थी, 1916 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ना कि दिल्ली में है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो रेड डाटा बुक तैयार करना तथा भारत और राज्यों के प्राणी जात का विवरण प्रदान करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर का। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला है कि फ्लाई ऐश मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर है। दूसरा है इससे जीवों में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व घरेलू गौरैया दिवस 21 मार्च। तो इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा विश्व घरेलू गौरैया दिवस 21 मार्च। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जो विश्व घरेलू गौरैया दिवस है ये 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री जो है भारतीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा बहुत भारतीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन 1985 में किया गया था, 1985 में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह वन्य जीव संरक्षण की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और निर्देश के लिए शीर्षस्थ सलाहकार एजेंसी है, ठीक है। आगे देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। निम्न पर विचार कीजिए। पहला है वनस्पति उद्यान एक प्रकार का कृत्रिम उद्यान होता है, पहला। दूसरा है कि इसमें स्थानिक एवं विदेशी पौधों की संकटग्रस्त एवं विशिष्ट प्रजातियों का संग्रहण किया जाता है। तीसरा है वनस्पति उद्यान का उपयोग बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए किया जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है, हमें इसमें जो है सत्य बताना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी जो है वो सत्य हैं, ठीक है। सभी जो है वो बिल्कुल सत्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। पहला है सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक उपोष्णकटिबंधीय परिसंचरण के भीतर स्थित है। इसका नामकरण मुक्त रूप से तैरने वाली सागरीय घास प्रजाति के नाम पर रखा गया है। सरगैसो सागर किसी भूभाग से आबद्ध नहीं है। तो हमें सत्य बताना है इसमें से कि कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी बिल्कुल सही हैं, ठीक है, सभी सही हैं। और इसकी जो सीमाओं का निर्धारण है ये केवल महासागरीय धाराओं द्वारा किया जाता है। और गल्फ स्ट्रीम इसकी पश्चिमी सीमा, उत्तरी अटलांटिक धारा उत्तरी सीमा और कैनरी धारा पूर्वी सीमा तथा उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा दक्षिणी सीमा बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध है। तो जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये आर्द्र भूमियों से संबंधित है, आर्द्र भूमियों से। तो जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत उन आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी तकनीकी विकास
प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण पारिस्थितिक विशेषताओं में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे या होने की संभावना है। वर्तमान में भारत की केवल दो झीलें जो कि लोकटक झील और दूसरी जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन शामिल है, तो याद रखिएगा लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। दूसरा है भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है। तीसरा है 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो हमें सत्य कथन बताना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी जो है वो बिल्कुल सही हैं, यानी तीनों कथन सत्य हैं इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको। तो एक तरफ संगठन है और एक तरफ मुख्यालय दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, रेड क्रॉस जेनेवा, ह्यूमन राइट्स वॉच एम्स्टर्डम, IUCN स्विट्जरलैंड। तो इसमें जो है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सी, ह्यूमन राइट्स वॉच एम्स्टर्डम। इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। जबकि जो ग्रीन पीस है इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्न पर विचार करें। पहला है अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान एक अलाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान करना है और सत्य कथन बताना है इसमें से। तो इसका जो आंसर है ये सी हो जाएगा। दोनों जो है बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब 64 नंबर का जो है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सासाकावा पुरस्कार जो पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा UNEP के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सासाकावा पुरस्कार 1986 से UNEP द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान करने वाले व्यक्ति तथा संस्था को प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। तो सही सुमेलित बताना है कि कौन सा है इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों जो है वो बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, प्रथम कॉप सम्मेलन 1995, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। कौन सा कथन सुमेलित है, तो इसमें हमें सुमेलित है बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही सुमेलित हैं। डी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अब आगे। ये तीनों जो है ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। आगे देखते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। लाइकेन एक संयुक्त जीव है। लाइकेन कवक के तंतुओं के साथ सहवासित शैवाल से उत्पन्न होता है। कौन सा कथन सत्य है इसमें से बताना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी, यानी तीनों सही हैं। तीनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब 68 नंबर का। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन मानसूनी वन बायोम के बारे में सही नहीं है। पहला है अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती हैं। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। वृक्षों की ऊंचाई 20 से 30 सेंटीमीटर। उत्तर पूर्वी भारत में ये वन पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा बी, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। ये जो है सही नहीं है। ठीक है, ये जो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। 70 से 200 सेंटीमीटर, ना कि 200 से अधिक। 70 से 200।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध कणिकीय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर कितने आकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोन से बड़े। 10 माइक्रोन से बड़े यानी कि 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कणिकीय पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। इनकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के ईंधनों के जलने के फलस्वरूप होती है, जबकि हवा में तरल एवं ठोस कणों को एरोसोल कहते हैं। इनका आकार 1 से लेकर के 10 माइक्रोन होता है। ठीक है, 1 से 10 माइक्रोन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो इस टेस्ट सीरीज का। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित किया गया। यह एक सांविधिक एवं अर्धन्यायिक निकाय है। यह प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य है ये हमें बताना है, तो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, तो एनजीटी जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित एक सांविधिक एवं अर्धन्यायिक निकाय है। इसका जो उद्देश्य है ये पर्यावरण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि से संबंधित मामलों का त्वरित एवं प्रभावी निपटान करना है। ठीक है, और यह जो है प्राकृतिक सिद्धांतों से निर्देशित होता है और इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है तथा अन्य पीठें जो हैं इसकी वो भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये टोटल 70 क्वेश्चन आज हो गए हैं। बाकी जो 70 क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे, क्योंकि अगर एक ही में करेंगे तो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम नेक्स्ट सीरीज़ में कर लेंगे इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।